हेलो क्लास। मैट्रिसेस पर होने वाली बस ये लास्ट क्लास है, यानी 11th वीडियो है। इस वीडियो में ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा, सिर्फ हम एलिमेंट्री के कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, 3x3 वाले, 2x2 वाले, और ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता मैट्रिसेस का। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैट्रिक्स हमें गिवन होगा और इन्वर्स उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेन इस क्लास के अंदर, मेन इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ख़त्म करने की, और पहले मैं वही कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में एलिमेंट्री वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, और जब वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा मैं एलिमेंट्री पर आऊँगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम मैं सीधा PDF के अंदर ही सॉल्व कर रहा हूँ। चलो देखते हैं ज़रा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है। रीड करते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 30,000 रुपये पड़े हमारे पास, कह रहा है 2 जगह पर इन्वेस्ट कर देना। बॉन्ड आप ये समझो कि आपने किसी को उधार दिया और बदले में आपको वो कह रहा है कि पैसा तो वापस करूँगा ही करूँगा, बट साथ में थोड़ा बहुत ब्याज जो बनता होगा वो भी रिटर्न करूँगा। 100 रुपये किसी को दिए और अगर 10% का ब्याज है तो आपको 110 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 30,000 रुपये हैं, आप इन पैसों को 2 जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, 2 लोगों को उधार देना चाहते हो, और बदले में आपको वो कुछ रिटर्न करेंगे, ठीक। पहले वाला बॉन्ड पे करेगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर, दूसरे वाला बॉन्ड पे करेगा 7% इंटरेस्ट पर ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट है ये। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, साफ साफ नहीं लिखा होता तो सोचना पड़ता है कि ऐड करे, मल्टीप्लाई करे, सब्ट्रैक्ट करे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या निकालना है, डिटर्मिन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट। पहला पार्ट 1800 का और दूसरा 2000 का। तो मैं आपको पहले सिर्फ फर्स्ट पार्ट ये करवा रहा हूँ, ये आप होमवर्क से ट्राई करना। 2000 वाला जैसे फर्स्ट है बिल्कुल सेम उसकी कॉपी है सेकेंड पार्ट। चलो देखते हैं ज़रा कैसे होना है सॉल्व। अगर एक क्वेश्चन मुझे नॉर्मली मिलता तो मैं कहता, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाता, ये क्वेश्चन अगर नॉर्मल होता तो क्या करते, हम कहते 30,000 में से मान लेते हैं X रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया इस 5% वाले बॉन्ड में, और बाकी बचे हुए 30,000 माइनस X जो होगा, ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए हमने 7% इंटरेस्ट पर ईयर वाले बॉन्ड में, क्योंकि पैसा 2 जगह लगाना है और पैसे पड़े खाली 30,000। तो X रुपीज़ उठा करके डाल दिए 5% वाले में, और 30,000 माइनस X डाल दिए 7% इंटरेस्ट पर ईयर वाले में। बात समझ आई। अब जब आपसे साल भर के इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो ऑब्वियस है कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा। वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगले साल से प्रॉब्लम क्रिएट करता, यानी सेकेंड ईयर से प्रॉब्लम क्रिएट करता। अगर सिर्फ 1 साल की ही बात चल रही है और वो भी पहले साल की बात चल रही है तो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड वाली बात ही नहीं आती, क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना, और पहले साल कोई इंटरेस्ट कमाया ही नहीं था तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करना है, और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है इतने पैसे प्रिंसिपल इस रेट पर इन्वेस्टेड थे, और आपको टाइम पीरियड बताना होगा, क्योंकि रेट है पूरे साल का, जितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होगा उससे आपका रेट अफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलो अब अगर X रुपीज़ में डाल करके आया बॉन्ड ए में, सपोज पहले वाले को हमने बॉन्ड ए नाम दे दिया, अगर मैं X रुपीज़ दे करके आया बॉन्ड ए को, तो प्रिंसिपल X है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का, और टाइम पीरियड है पूरा साल, इसलिए इंटू 1 कर दिया, मतलब 12/12 कर दिया। 6 महीने होता तो 6/12, 5 होता तो 5/12। यहाँ लिखा हुआ था इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट, पूरे साल भर का है, इसलिए मैंने वहाँ पर इंटू 1 कर दिया। आई होप इतना समझ आ गया होगा। प्लस क्योंकि 2 जगह से इंटरेस्ट है, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी से, इतने पैसे बचे हुए पैसे मैं सेकंड वाले बॉन्ड में डाल करके आया जहाँ से 7% का इंटरेस्ट था, और ये भी पूरे साल का रेट था, तो इंटू 1, क्योंकि हमें चाहिए भी साल भर का। इन दोनों को जोड़ के पहले पार्ट में हमने 1800 रुपये कमाए हैं। यानी अगर ये क्वेश्चन बिना मैट्रिसेस के होता तो इक्वेशन ये बनती, और इस इक्वेशन से X सॉल्व करने के बाद आपको समझ आता कि टोटल कितना कितना हमने इन्वेस्ट करना था। अगले पार्ट में 2000 है तो इक्वल टू 2000 करना पड़ेगा, बट वो कह रहा है कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है,
नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके नहीं आना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करना है। अब समझो कैसे हो पाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पड़ी थी कि पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम होना चाहिए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। अब ज़रा समझना मेरी बात को। देखो, मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है ना, और इस मैट्रिक्स में पहले वाले का दूसरा, मतलब अगर इसका ऑर्डर मैं ले लेता हूँ m इंटू एन का, तो सेकंड मैट्रिक्स का दूसरे का पहला रो सेम होनी चाहिए थी अगले वाले से। क्लियर है, बात समझ आई? यानी पहले मैट्रिक्स में अगर n कॉलम होंगे तो अगले वाले में ज़बरदस्ती मुझे n रोज़ लेने पड़ेंगे, तब जाके मल्टीप्लाई हो पाएगा, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। अब ये सॉल्व करना बहुत आसान है, ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप एक काम करना, दो बॉन्ड्स है तो अब लिखना बॉन्ड ए में और बॉन्ड बी में कितने कितने पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मैंने लिखा बॉन्ड ए में x रुपीज़ और बॉन्ड बी में बचे हुए 30,000 माइनस x। ये हमारा पहला मैट्रिक्स फॉर्म हुआ जिसका ऑर्डर होगा, हाँ जी, ऑर्डर होगा, एक रो है और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम। क्लियर है? अब क्योंकि ये 2 वाली इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर सेकंड वाले में प्लेस करनी है, तो समझना ज़रा बात। 2 का मतलब क्या? 2 का मतलब यही था ना, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी, क्योंकि 2 तो यहीं से आया है। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जब मैं रोज़ बनाऊंगा, जब मैं यहाँ पे रोज़ बनाऊंगा, तो इस बार बॉन्ड ए और बॉन्ड बी को रो वाइज लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखना ज़रा क्या, बॉन्ड ए और बॉन्ड बी का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% का और 7% का, और यहाँ पर ऑर्डर आ गया इस बार 2:1 का। बस मैंने इतना समझाया कि जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो जो इन्फॉर्मेशन पहले वाले में आपने कॉलम वाइज ली होगी, दोबारा बोल रहा हूँ, आपने कॉलम वाइज लिया होगा, कॉलम 1 कॉलम 2, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ रो वाइज ले लेना, तो मल्टीप्लाई हमेशा कर पाओगे और कभी नहीं अटकोगे। साथ में एक बात का और ध्यान रखना कि इनको मल्टीप्लाई करवा करके जो एंड रिजल्ट हमें चाहिए उसका ऑर्डर कितना है। तो उसका ऑर्डर 1800 था, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साथ में हमें कंपेयर करना है 1:1 के साथ। तो हमारा ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए कि मल्टीप्लाई भी हो जाए और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी 1800 से मैच होना चाहिए। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ। क्योंकि नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 1:1 का और ये बराबर है टोटल इंटरेस्ट 1800 के, तो इसलिए क्योंकि एक ही है और एक कैसे निकाला होगा, मैंने यहाँ से रो लिया होगा, यहाँ से कॉलम लिया होगा और इस रो और कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया होगा। चलो चेक करते हैं। यानी x मल्टीप्लाई होगा 5% के साथ प्लस 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई होगा 7% के साथ, और इसे आप कंपेयर कर पाओगे क्योंकि इधर भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1:1 का और इधर भी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी है 1:1 का, तो आप इजीली इसे कंपेयर कर पाओगे। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। और ये बात अगर मैं आपको ऊपर से टेली कराऊँ तो आप चेक कर लो, आराम से देखो और चेक करो कि ये फाइनली जा कर के उसी इक्वेशन के बराबर आया जिस इक्वेशन के बराबर हम करना चाहते थे। ठीक है ना? अब वो *1 इसलिए गायब है क्योंकि हमें *1 की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे *1 नहीं भी लिखता तो भी जो आपका रिजल्ट है वो नीचे जैसा ही आ जाता। ठीक, चलो। अच्छा, अगर टाइम फैक्टर होता तो मैं क्या करता, इस बात का जवाब तो आप ही दोगे। अगर टाइम फैक्टर होता तो किस पर असर पड़ता, प्रिंसिपल पर या रेट पर, ये बात सोच करके बताओ। और रेट उस हिसाब से चेंज होता या प्रिंसिपल उस हिसाब से चेंज होता, और फिर आप नए प्रिंसिपल नए रेट को जो भी होता, मुझे नहीं पता क्या, आप मुझे बताओगे, जो भी होता उसे मल्टीप्लाई करवा करके फिर जा कर के सही आंसर निकल पाता अगर ये साल से कम होता तो। ठीक, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलो डन हो गया अभी। तो अभी हमने ये सीखा कि जब भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 चीज़ों को, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, जब भी मल्टीप्लाई करना होगा 2 चीज़ों को, तो जैसे आपने अरेंज किया पहली इन्फॉर्मेशन को कॉलम वाइज, तो अगले वाले को रो वाइज अरेंज कर देना, उसी बात को रो वाइज अरेंज कर देना, अपने आप सॉल्व होने पर आंसर आ जाएगा। ठीक, चल यही बात मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाता हूँ। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मैं ये हटा रहा हूँ नीचे वाला, फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई होप। चल पढ़ो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2।
कहता है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स. Their selling prices are 80, 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. देखो भाई, कोई मुश्किल काम तो है नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है. ये प्राइस पर आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ लिखा हुआ था एक किताब का प्राइस है 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, और यहाँ पर कहता है 10 दर्जन, और 10 डजन का मतलब हो जाएगा टोटल मिला के 120 किताबें हैं. 8 डजन का मतलब हो जाएगा टोटल मिला के 96 बुक्स हैं, और यहाँ पर 10 डजन का मतलब हो जाएगा 120 किताबें. ठीक है ना. मतलब मुझे प्राइस दे रखा है सेलिंग प्राइस, मुझे नंबर ऑफ बुक्स दे रखी है, निकालना क्या है ये बता दो. इनको बेच करके बुक शॉप कितना अमाउंट रिसीव कर लेगी, सेलिंग प्राइस यानी टोटल रेवेन्यू कितना होगा, आपको बस ये बताना है. आप ये छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना किसी, तो वो भी जवाब दे देगा कि अगर एक किताब 80 रुपये की आती है और आपके पास केमिस्ट्री की ऐसी 120 किताबें हैं, तो टोटल कैसे निकालोगे कितना उसको मिला. 120 इंटू 80 करना पड़ेगा, 96 इंटू 60 करना पड़ेगा, और 120 इंटू 40 करना पड़ेगा. जब सबको प्लस कर दोगे कि कौन सी किताबों को बेच के कितना कितना पैसा आया, तो आराम से हम निकाल लेंगे कि टोटल कितना रेवेन्यू उस बुक शॉप वाले ने रिसीव किया. तो ये तो सिंपल है, ये तो हर बच्चे को भी आता होगा. मेन हमें यहाँ सीखना है कि मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे, यही तो मुद्दा है मेन, कि मैट्रिक्स से कैसे निकालेंगे. तो देखो, मेरे पास दो तरह की इन्फॉर्मेशन है. क्या दो तरह की इन्फॉर्मेशन? एक तो नंबर ऑफ बुक्स हैं और दूसरा उनके प्राइजेज है पर बुक. ठीक बोला. एक तो नंबर ऑफ किताबें और उनका प्राइस है पर किताब, यही है ना क्वेश्चन में. और एट द एंड हमें क्या चाहिए उस पर भी ध्यान देना. कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट, मतलब मुझे इकट्ठा करके, बाद में इकट्ठा करके एक ही मैट्रिक्स निकालना है जिसके अंदर सारा का सारा टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए. आई होप ये बात समझ आ गई होगी. तो करना कैसे ज़रा वो देखो. मैंने लिखा भाई केमिस्ट्री की टोटल किताबें थी 120. ठीक है. फिज़िक्स की टोटल किताबें थी 96, 8 को 12 से मल्टीप्लाई करके. और इसके बाद अगर हम बात करें इको की किताबों की, तो इको की किताबें थी 120. बात समझ आ गई. अब सिंपल, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ये आपको समझा दिया. 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 और 120 इंटू 40 मल्टीप्लाई करना है. इस वजह से, सॉरी यहाँ 2 नहीं 3 आएगा. इस वजह से केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इको जो मैंने यहाँ पर कॉलम वाइज अरेंज किया, मल्टीप्लिकेशन की वजह से उसे अगली बार मैं रो वाइज अरेंज करूँगा कि केमिस्ट्री की किताब का प्राइस है 80 रुपये, फिज़िक्स की किताब का प्राइस है 60 रुपये, और इको की किताब का प्राइस है 40 रुपये. इसका ऑर्डर हो गया 3 रो 1 कॉलम. मल्टीप्लाई करवाओगे तो सॉल्व करने पर नया मैट्रिक्स 1 इंटू 1 का आएगा और वही बताएगा कि टोटल पैसे बुक शॉप वाले ने कितने रिसीव किए हैं. ठीक है ना. तो ये भी समझ आ गया. हर बार मैं यही कह रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन को आपने अगर कॉलम वाइज डाला तो यहाँ पर आप अरेंज कर देना रो वाइज, और इसी बात को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकल जाएगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. चलो आते क्वेश्चन नंबर 3 पर, एनसीईआरटी का, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान भी है. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. ये क्वेश्चन भी हम यहीं सॉल्व कर लेंगे. अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट. वो कह रहा है 3 प्रोडक्ट आप बनाते हो XYZ करके और इसको 2 जगह पर बेच देते हो, 2 मार्केट में बेच देते हो. पूरे साल भर की सेल है. मार्केट 1 में X इतना बिकेगा, Y इतना, Z इतना. मार्केट 2 में X इतना, Y इतना, Z इतना. ये लिखा हुआ है. कहता है अगर यूनिट सेल प्राइस यानी एक यूनिट को बेचने का सेलिंग प्राइस है X का 2.5 रुपये, अगले का 1.5, उसके बाद वाले का 1, तो बता दो फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट. वो आपसे ये नहीं कह रहा कि दोनों मिला के बताना, वो कह रहा है अलग अलग बताओ, दोनों मार्केट का अलग अलग बताओ, बट ये बता दो कि रेवेन्यू कितना कमा लिया होगा हमने. ठीक है. चलो देखो बात समझो. मार्केट तो बतानी हमें, मतलब मार्केट 1 और मार्केट 2 तो फाइनल आंसर में आना चाहिए. तो देखो हम कर कैसे रहे हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन थी, मैंने इस इन्फॉर्मेशन का ही एक मैट्रिक्स बना दिया 2 रो 3 कॉलम का. क्योंकि अगर आप मुझसे पूछो कि मार्केट 1 में कितने रुपए कमाए, तो मैं कैसे बताऊंगा मार्केट 1 के कितने रुपए आए. 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25,000, 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 3,000, 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 18,000. फिर उन सारी फिगर को प्लस करके बता दूंगा
कि मार्केट 1 से कितना कमा लिया, ऐसे मार्केट 2 के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्केट 2 का भी निकाल लूँगा। समझाना इतना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। समझ आई बात? इसी वजह से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अरेंज कैसे करें। तो अगर मैंने एक्स वाई जेड को, प्रोडक्ट्स को यहाँ लिखा हुआ है कॉलम वाइज, तो अगली बार इन्हीं प्रोडक्ट्स को लिख दूंगा रो वाइज एक्स वाई जेड को, और बता दूंगा कि 2.5 रुपये का सेलिंग प्राइस है इसका, 1.5 रुपये का सेलिंग प्राइस है इसका, और 1 रुपये का सेलिंग प्राइस है जेड का। तो इसका ऑर्डर था पहले वाले का 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व करने पर पता है क्या बचेगा? सॉल्व करने पर बच जाएगा 2/1 का मैट्रिक्स। और पता है ये 2/1 क्या बताएगा? ये बताएगा, ये देखो ये रुपीज़ में था, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन इस वाली इन्फॉर्मेशन से कैंसिल हो गई, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया? बचा मार्केट 1 और बचा मार्केट 2 और बच गए यहाँ से रुपीज़, ये बचता है। ठीक है ना? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर मार्केट 1 से कितने रुपए मिलने हैं और मार्केट 2 से कितने रुपए आएंगे वो निकल जाएगा। डन? ये हो गया पहला पार्ट। अब आते बी वाले पार्ट पर। बी वाले पार्ट में कहता है अगर आपके पास यूनिट कॉस्ट गिवन है 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक काम करना, जैसे आपने सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करवाया था और मार्केट 1 मार्केट 2 से कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं वो निकाला था, ऐसे ही कॉस्ट को मल्टीप्लाई करवाना अब इसके साथ और आप निकाल पाओगे मार्केट 1 और मार्केट 2 में कितनी कॉस्ट पड़ी होगी इनको। ठीक? और उसके बाद प्रॉफिट निकालना कौन सा मुश्किल काम है? अगर ये सेलिंग प्राइस था, रेवेन्यू था और एक कॉस्ट प्राइस था, तो आपने दोनों मैट्रिसेस को कर देना माइनस, और माइनस करने के बाद ये बता देगा कि मार्केट 1 का प्रॉफिट कितना होगा और मार्केट 2 का प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है? और किसी का कोई और सजेशन होगा तो वो भी बता देना। ठीक है? वैसे और भी तरीके हो सकते हैं इसके। चलो बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं मार्केट ए वेंट टू अ मिस्टर ए वेंट टू अ मार्केट टू परचेज 3 kg ऑफ शुगर। मतलब थोड़ी ख़रीदारी करनी है हमने, और मिस्टर ए मार्केट जा कर के 3 kg शुगर लेकर के आता है, वीट लेकर के आता है 10 kg, 1 kg सॉल्ट लाता है। वो कहता है मिस्टर ए के घर के पास, इन अ शॉप नियर टू मिस्टर ए रेजिडेंस, घर के पास एक शॉप है, वहाँ पर ये कमोडिटी उसको पड़ती है 20 रुपये की, 10 रुपये की और 8 रुपये की, जबकि लोकल मार्केट में जाके ख़रीदेगा तो उसको पड़ती है 15, 8 और 6। मतलब घर के पास जो दुकान है वो महंगा बेच रही है, और अगर यही लेने आप मार्केट में चले जाओगे तो मार्केट में थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट मार्केट में जाने की कॉस्ट होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी। वही वो बता रहे नीचे, इफ़ कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू लोकल मार्केट इज़ ₹25, फाइंड द नेट सेविंग ऑफ मिस्टर ए यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? कौन सी मुश्किल बात है? देखो, पहले मैं लोकल मार्केट का निकाल रहा हूँ कि लोकल मार्केट में उसको क्या खर्चा पड़ेगा, फिर देखते हैं। या चलो पहले हम रेजिडेंस का निकाल लेते हैं क्योंकि इसका खर्चा ज़्यादा होगा। रेजिडेंस का निकालते। देखो, मैं लिखूँगा शुगर चाहिए 3 किलो, वीट चाहिए 10 किलो और सॉल्ट चाहिए 1 किलो। इन्हीं के प्राइजेस हमें दे रखे और मल्टीप्लाई करवाना है, तो शुगर, वीट और सॉल्ट लिख दिया। कितना कितना प्राइस था पर केजी? ये घर के पास वाली शॉप में 20 रुपये, ये 10 रुपये और ये 8 रुपये। तो मैं मल्टीप्लाई करवा के निकाल लूँगा, और देख लो ज़रा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा। मैट्रिक्स आएगा 1 by 1 का, मतलब इकट्ठा हो जाएगा सारा खर्चा एक जगह पर। मान लो 20 रुपये, 25 रुपये जो भी आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर मैं जाऊँ, एग्जांपल ले रहा हूँ 20-25, और अगर मैं जाऊँ लोकल मार्केट में तो उतनी ही क्वांटिटी शुगर, वीट और सॉल्ट की लोकल मार्केट में थोड़ी सस्ती पड़ती है, 15, 8 और 6 की। तो इसको भी सॉल्व करके आप 1 by 1 का मैट्रिक्स निकालोगे, बट लोकल मार्केट में ऐड कर देना ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये भी 1 by 1 का होगा। और हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाला मैट्रिक्स होगा वो भी 25 रुपये था, वो भी 1 by 1 का होगा। तो ऐड करके पहला मैट्रिक्स दूसरे के साथ ऐड करके टोटल वैल्यू दे देगा आपको कि कितना खर्चा पड़ा लोकल मार्केट का। अब क्या करना है? सिंपल, ये खर्चा पड़ा घर वाले का और ये टोटल खर्चा पड़ा बाहर मार्केट जा कर के, दोनों को माइनस कर देना। माइनस करने से आपको पता लग जाएगा कितने पैसे बच जाते हैं। मान लो ये खर्चा 100 रुपये हुआ,
ये खर्चा 75 रुपये हुआ तो मार्केट जा कर के 25 रुपये बच जाएंगे, बस ये बात आपने यहाँ से निकाल ली। अच्छा, क्या क्वेश्चन खाली मल्टीप्लिकेशन के आएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के नहीं आ सकते? तो बिल्कुल आ सकते हैं, बट वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं तो चांसेस थोड़े कम हैं। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, सेल्फ असेसमेंट पे आते हैं। चलो देखो, बहुत छोटा और सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एन ऑटोमोबाइल डीलर सेल्स 2 car models, standard and deluxe. Each is available in one of the 2 colors, white and red. His sale for the month of January and Feb are given by the matrices standard और deluxe. ठीक है ना? कहना क्या चाहते हैं, ऑटोमोबाइल डीलर है, गाड़ियाँ बेचता है, 2 तरह के मॉडल है उसके पास, स्टैंडर्ड वाला और डीलक्स वाला। ठीक, और ये दोनों के दोनों 2 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट में और रेड में। ये थोड़ा यहाँ शिफ्ट होता, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डीलक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड में वाइट वाली गाड़ियाँ, डीलक्स में वाइट वाली गाड़ियाँ, स्टैंडर्ड में रेड वाली गाड़ियाँ और डीलक्स में रेड वाली गाड़ियाँ, इस तरीके से गिवन है। और कहता है ये पहले वाला जो डाटा है वो जनवरी का है और जो दूसरे वाला डाटा है वो फेब का है। ठीक, फिर कहता है कि बताओ टोटल सेल कितनी हुई है। तो ये तो बच्चे वाली बात है, टोटल सेल निकालने के लिए जनवरी वाली सेल और फेब वाली सेल प्लस करनी पड़ेगी। तो अब जनवरी वाला डाटा फेब वाले डाटा के साथ प्लस कर देना, और ऐसा करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, अब नया मैट्रिक्स आएगा 2/2 का, ये आपको बता देगा कि टोटल आपने स्टैंडर्ड डीलक्स करके वाइट रेड में कितनी कितनी बेची होंगी। बस सिंपल, यही पूछा हुआ है आपसे। चलो कर लोगे। ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट ख़त्म। अब मैं एलिमेंट्री की एक और वीडियो बना करके, मतलब अभी इसमें कंटिन्यू नहीं कर रहा, एक और वीडियो बना करके छोटी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम डिटर्मिनेंट से शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।